हेलो प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा, सदिश राशि अदिश राशि के बारे में पढ़ा और उसके मात्रकों के बारे में जाना जो महत्वपूर्ण थे आपकी परीक्षा के लिए। अब वो सदिश और अदिश राशियों में जो जो भौतिक राशियां आई थी अब उसको एक एक करके भी पढ़ना है, क्योंकि एक एक करके भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी में हम चलते हैं। इन सभी भौतिक राशियों का जन्म एक पिंड के अवस्था परिवर्तन में हुए जो भी बदलाव हुए हैं उसका कोई एक कारण है, उसको जन्म देने वाला कोई एक कारण है। उसी चीजों को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक पिंड की अवस्था में हुआ परिवर्तन किस कारण से हुआ, क्या हुआ, ये सभी चीजों को पढ़ना ही फिजिक्स कहलाता है। समझ आया? तो एक कोई भी पिंड की मान लेते हैं, कोई भी पिंड है उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ यानी कि वो गति किया। क्या किया बेटा? तो गति को सबसे पहले समझते हैं, यानी कि मोशन किया। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन आपसे पूछेगा नहीं, गति क्या है? गति के प्रकार बता दिया है, पिछली कक्षा में गति के प्रकार बता दिया है। लेकिन बाकी सभी भौतिक हमें रूपों को समझने के लिए, सभी हमें चीजों को समझने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि वस्तु की गति में परिवर्तन हुआ और जब परिवर्तन हुआ तो भौतिक राशियां जन्म ली होंगी। अब आते हैं, हम मान के चलते हैं एक पिंड है, ठीक है, एक ये पिंड है और ये हमारे किसी सतह पे रखा है। उसका भार W बराबर mg कहां लगता है? नीचे। उसका भार W बराबर mg, उसका भार नीचे लग रहा है और उसको बैलेंस कौन किया हुआ है? रिएक्शनल फोर्स बैलेंस किया हुआ है, धरती पर स्थिर है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको एक फोर्स लगाया तो ये क्या हुआ? ये पिंड यहां से क्या हुआ बेटा? ये पिंड यहां से क्या हो गया? यहां पर स्थानांतरित हो गया। क्या हो गया बेटा? ये पिंड यहां था पहले, डॉटेड लाइन से बता दिया, लेकिन अब फोर्स लगा के मैंने इसको इतने दूर क्या कर दिया है? विस्थापित कर दिया है। क्या कर दिया बेटा? देखो, यहां से पिंड यहां आया, किससे आया? बल से आया। बल को समझेंगे अगले क्लास में। लेकिन यहां से यहां तक आया तो इसको क्या फिजिक्स भौतिक शास्त्रियों ने क्या नाम दिया? इसको कह दिया कि अगर सीधा है तो इसे दूरी भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम बोल दें इसका विस्थापन है। ओरिजिनली इसका क्या है? विस्थापन हुआ। मतलब एक वस्तु यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुई, विस्थापित हुई, किसे? एक बल के कारण। अगर ये बल नहीं लगा होता तो ये वस्तु जहां है वहीं रहती। विस्थापित हुई, अब इसी को नाम दिया गया विस्थापन। और अगर यह लीनियर मोशन है तो इसे दूरी का भी नाम दे दिया जाएगा, जिसे अभी पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन। समझ आया? बल लगाया गया, बल को पढ़ा जाएगा। अब क्या हुआ? जब ये वस्तु डिस्प्लेस हुआ, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग ये जान लीजिए, कोई वस्तु जब एक सतह पे रखी है अगर उस पर बल नहीं लग रहा है तो स्थिर ही रहेगी। लेकिन जैसे ही उस पर मैं एक बल लगाऊंगा, जब यह बल इसके W बराबर mg से अधिक हो जाएगा, इसकी गति में परिवर्तन होगा। जैसे ही वो परिवर्तन होगा वो उसे गति की अवस्था में ला देगा और इसी की गति की अवस्था में आने के लिए विरोध करता है। मैंने कह दिया, नियम याद रखना, जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है, अपनी अवस्था में बदलाव करना नहीं चाहता है। लेकिन अवस्था में बदलाव बहुत जरूरी है। अब इस पे जब बल लगाया गया, विरोध कर रहा था, लेकिन एक समय आएगा जब इस पे अधिक बल लगा दिया गया, ये मोशन में आ गया। जैसे ही यह मोशन में आया, इसके विपरीत एक बल काम करता है जो इसको मोशन में आने से रोकता है। इसी को कहा जाता है घर्षण। याद रखना, कौन सा बल बोला जाता है बेटा? घर्षण बल कहा जाता है। घर्षण बल याद रखना, बस पूछेगा, हम आगे नहीं बताएंगे। घर्षण वह बल है जो वस्तु की गति के विपरीत दिशा में दोनों सतहों के बीच लगता है, वस्तु की सतह और एक तल की सतह। समझ आया? लेकिन किसके विपरीत? बल के विपरीत या गति की दिशा के विपरीत। क्यों लगता है? यह वस्तु क्या चाहती है? मैं रुकी रहूं। यह वस्तु क्या चाहती है? मैं रुकी रहूं। तो समझ में आ गया बेटा? आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा, दो सतहों के बीच गति के विपरीत दिशा या बल के विपरीत दिशा। याद रखना, हमेशा घर्षण बल के या गति के विपरीत दिशा नहीं लगेगा। कोई पूछे क्या घर्षण बल अच्छी बात है? बिल्कुल हो। अगर घर्षण बल नहीं रहेगा तो गाड़ियां स्लिप कर जाएंगी। घर्षण जरूरी है। और घर्षण बल क्या है? वह उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। क्या करती है? अभी जैसे बल लगा रहा हूं, रोका हुआ है। क्यों? घर्षण बल विरोध कर रही है, मैं जाना नहीं चाहती हूं, मैं जहां हूं मुझे इसी पर रहने दो, मुझे मत भगाओ। लेकिन जैसे ही मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हें ठेल के रहूंगा, मैं इस घर्षण बल से अधिक बल लगाऊंगा, और जैसे ही घर्षण बल से अधिक बल लगाऊंगा तो ये सामान क्या हो जाएगा? खिसक जाएगा। इसी की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है और इसी की अवस्था में जैसे ही परिवर्तन हुआ फिजिक्स जन्म ले लिया। समझ आया? और फिजिक्स जैसे ही जन्म लिया, ये सारी चीजें अब हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो फिजिक्स कुछ नहीं है, किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने का कारक, परिवर्तन होने के बाद जो भी चीजें हुई वही क्या है? फिजिक्स। कुछ है? नहीं है। और इसी फिजिक्स के सिद्धांत को हम लगा के अपने कामों को क्या करते हैं? आसान करते हैं। जैसे जब पढ़ाएंगे लीवर, उत्तोलक,
घिरनी से लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, ये लगा रहे हो, बल आघूड़, ये सब क्या है? हमारे कामों को आसान करने के लिए क्या किया इंसान ने? क्या किया? टेक्निक अपनाना चालू कर दिया। तो समझ में आ गया बेटा? किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ, गति की विपरीत दिशा में कौन सा बल लगेगा? घर्षण बल, जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। अब आइए, जैसे ही स्थिति में परिवर्तन हुआ तो हमें कौन सी भौतिक राशि का जन्म हम देख रहे हैं? गति तो समझ गया, अब गति लीनियर गति हो सकती है, दोलन गति हो सकती है, घूर्णन गति हो सकती है, पढ़ा दिया है। अब आइए, जैसे ही स्थिति में परिवर्तन हुआ तो दो भौतिक राशियां हमारे सामने आई, दूरी और विस्थापन। दूरी का मतलब होता है डिस्टेंस। क्या होता है बेटा? डिस्टेंस। किसी वस्तु की द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई या उसकी लंबाई क्या कही जाती है? दूरी। क्या कही जाती है? किसी वस्तु ने कितनी लंबी यात्रा तय की, कितनी लंबा चला वो, कितना स्थान वो चला, यही उस वस्तु का क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। समझ आ गया ना? तो याद रखना, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहा जाता है? दूरी कहा जाता है। याद रखना। और दूरी का मात्रक क्या था? मीटर। क्या था बेटा? मीटर। अब आइए हम जानते हैं विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। हमने कहा यहां पर जितना उसकी दूरी है वही उसका विस्थापन है, लेकिन अभी हम आएंगे एग्जांपल में, केस बदल जाएगा, दूरी अलग हो जाएगी, विस्थापन अलग हो जाएगा, लेकिन यहां पर दोनों एक ही है। क्यों? यहां पे एकदम लीनियर मोशन है, सरल रेखीय गति है। जो दूरी तय किया जा रहा है पिंड के द्वारा, वही उतना ही विस्थापन भी तय किया जा रहा है, लेकिन कुछ मायनों में विस्थापन अलग हो जाता है, इसीलिए दूरी और विस्थापन दोनों अलग अलग बातें हैं। आइए, प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी या लंबाई को क्या कहा गया है बेटा? विस्थापन कहा गया है। मतलब प्रारंभिक अवस्था और न्यूनतम अवस्था के बीच को क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। अब फॉर एग्जांपल से समझ लेते हैं, बहुत आसान है, तुमसे पूछा जाएगा, और ये नियम याद रखना, दूरी और विस्थापन का ये सिद्धांत है। तुमसे यही पूछा गया है, हर परीक्षा में पूछा गया है, हर बार पूछा गया है, और तुम गलत कर देते हो। इसी दूरी को यस लिख देता है और विस्थापन को डी लिख देता है, तो इसको यस लिख देता है और इसको डी लिख देता है, तो बच्चा गलत कर देता है। सर जी हम तो पढ़े नहीं है, क्या है ये? कोई बात नहीं है, सेम वही है। आइए समझते हैं। जैसे मान लो मैं तुम्हारे गांव का एग्जांपल लेता हूं, ये तुम्हारा मंदिर है गांव का, ये तुम्हारे गांव का स्ट्रक्चर है, बीच में गांव है, इधर से भी रोड है, इधर से भी रोड है। कोई बच्चा मान लो अगर यहां से निरूपमा यहां से चल के मंदिर जाती है, दीपू यहां पे रहता है, दीपू यहां से चलते हुए पूरा गांव क्रॉस करते हुए उधर से आता है, जहां मंदिर ही रहा है, वो इतनी दूरी तय करके जाता है और ये इतनी दूरी तय करके जाता है, और लेकिन ये लड़का कहता है नहीं मुझे जल्दी पहुंचना है, मैं इन लोगों से जल्दी पहुंचूंगा। वो कहता है नहीं, और मैं न तालाब देखूंगा और न मैं खेत देखूंगा, जो मिला सीधे एकदम मारूंगा। क्या? सीधे एकदम चल दूंगा, सीधे वो मंदिर पहुंच जाता है। अब बताओ कौन सबसे पहले पहुंचेगा? सीधा वाला ना, क्योंकि उसको दूरी कम चलनी पड़ी, दूरी कम लंबाई तय करनी पड़ी, उसको कम दूरी तय करनी पड़ी। समझ में आ गया? यानी कि दूरी हमेशा या तो, अब मान लो यहां पे है, दूरी और विस्थापन बराबर है, दूरी और विस्थापन बराबर है, एक ही रास्ते में रहता है, कोई शॉर्टकट नहीं, एक ही शॉर्टकट। लेकिन अगर यहां पर हम देखें तो क्या है? दीपू ज्यादा चल रहा है, फिर उससे कम निरूपमा चल रही है, आज सबसे कम आलोक चल रहा है। इसका मतलब क्या है? यानी कि सर दूरी हमेशा विस्थापन से या तो अधिक रहेगी या तो उसके बराबर ही रहेगी। समझ में आ गया? या तो अधिक रहेगी या तो कम नहीं हो सकती दूरी कभी, क्योंकि विस्थापन सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट है। समझ में आ गया? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स को क्या कहा गया है? डिस्प्लेसमेंट। वस्तु का डिस्प्लेसमेंट। जैसे तुमसे कह दिया गया तुम कितना दूर चले, लेकिन नापा यही जाएगा, नापा यही जाएगा। तो याद हो करना, ये बात याद रख। अब एक कैसे तुमसे क्यों फंसाता है, क्यों यह जानना है। देखो यहां तो तुम समझ जा रहे हो, एक वृत्त बना देगा, कह देगा कि ए से एक बंदा बी पर गया, फिर सी पर गया, बताओ उसके बीच का दूरी क्या है, उसके बीच की दूरी क्या है, उसके बीच की दूरी क्या है। तो देखो बेटा, यह बंदा ए से बी गया, बी से सी गया, ये तो इतनी दूरी तय किया, लेकिन कह दिया जाए कि उसके बीच का विस्थापन क्या है, मतलब उसने वास्तव में कितनी दूरी तय की है। अगर देखा जाए तो विस्थापन में रिजल्ट कम हो जाएगा। वो ए से सी न गया है, और तुम लंदन से दौलताबाद से दिल्ली जाओ, फिर वैसे कहां जाते हो, इससे मतलब नहीं है। हमें यहां से दिल्ली जाना है, हम सीधा नापेंगे, क्या करेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, और दूरी हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। लेकिन मैंने कह दिया कि ए से बी जाना है, अब बताओ
ए से जब बी गया तो वह कितना दूरी या कितना विस्थापन तय किया गया? साहब जो दूरी है वही विस्थापन। समझ आ गया? समझ आ गया? समझ आया नो? तो यहां पे क्या देखते हो? दूरी अधिक है, विस्थापन कम है। लेकिन यहां क्या देखते हो? दूरी भी वही है, विस्थापन भी वही है। समझ आ गया? कोई दिक्कत? तो ये नियम एकदम याद रखना। थोड़ा सा लिख लो और बातें, तुम्हारी किताब में बहुत अच्छी दी है। दूरी और विस्थापन का समझ में आ गया? दूरी ऑलवेज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल किसके? डिस्प्लेसमेंट के। हमेशा वो क्या होगी? या तो बड़ी होगी या तो बराबर होगी। कुछ बातें और लिख लो। यदि दूरी शून्य है तो विस्थापन निश्चित शून्य होगा। बिल्कुल, क्यों नहीं? क्योंकि इसके अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। इसीलिए अगर दूरी 0 है तो विस्थापन 0 होगा। हम विस्थापन का जन्म बाद में दे रहे हैं। कब? दूरी तय करने के बाद। कौन दिमाग लगाया है? जैसे कई लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं एनएमएस की परीक्षा निकालने के लिए। नहीं, जो स्मार्ट वर्क करेगा वो टॉपर बनेगा। स्मार्ट वर्क मतलब पहले परीक्षा का पैटर्न समझो, पहले खाका तैयार करो, किसमें कितना नंबर गेन करना है, कितना नंबर लाएंगे, कैसे नंबर लाएंगे कि हम टॉप कर जाएं। हतना खूब किताब ला के गाज दो, कहो पढ़ेंगे टॉपर बनेंगे, ऐसे नहीं होगा। पहले ये जानो कि आता क्या है, फिर इतने बस पढ़ना है और इतना हमें बस लाना है। हमें ये पोर्शन नहीं आ रहा, चलो छोड़ देंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, कोई बात नहीं। 2 नंबर से अगर 5 चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है तो पढ़ना ठीक है क्या? नहीं, उस चैप्टर को पढ़ो जिसमें 1 चैप्टर पढ़ने से 5 नंबर मिलता है। समझ आ गया? समझ आया? और कौन नहीं मैं मैथ पढ़ूंगा मुझे टॉपर बनना है, मैथ 20 नंबर का आता है यार। और कौन नहीं मैं मैथ नहीं पढ़ूंगा, मैं मैथ ऐसे ही कर लूंगा, मैथ 90 नंबर का आता है, मैथ 90 नंबर का आता है। और कौन नहीं मुझे इतिहास आता है, इतिहास 12 नंबर का आता है। नहीं मैं साइंस नहीं पढ़ूंगा, साइंस 35 नंबर का आता है। ये क्या है? स्मार्ट थिंकिंग है। हार्ड वर्किंग से टॉपर नहीं बन सकते। पहले अपने आप को इलिमिनेट करना सीखो कि कैसे हम कुछ चीजों को इलिमिनेट करके हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखना हमेशा यही बात होगी, अगर दूरी शून्य है तो विस्थापन 100% शून्य। क्यों? यहीं पे याद रखना कि सर उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। लेकिन नोट करो, लेकिन यदि विस्थापन शून्य है तो दूरी शून्य हो भी सकती है। और जैसे क्या है, एक आदमी ये चला और फिर से यहीं पे आ गया। क्या? ये बैल यहां से बंधा हुआ था, ये बैल ये चला यहां आ गया। और कहा बताओ हम कितना दूर चले? कहां चले भैया? जहां थे वहीं आ गए। लेकिन दूरी क्या है? इतना चला, लेकिन विस्थापन क्या है? 0। तो दूरी लिख लो, यदि विस्थापन शून्य है तो दूरी शून्य हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी। समझ में आ गया? ये पॉइंट याद रखना बेटा, तुमसे पूछा जाएगा। अब आइए नेक्स्ट है, चाल की बात करते हैं। स्पीड, दूरी समझ में आ गया? दूरी हमेशा बड़ी होगी और विस्थापन हमेशा छोटा या बराबर होगा। बराबर का केस कब होगा? ये वाला, ठीक है। छोटा का केस कब होगा? ये वाला, ठीक है। अब आते हैं चाल की बात करते हैं। स्पीड, व्हाट इज स्पीड? किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? उस वस्तु का चाल कहते हैं। मतलब गाड़ी चला रहे हो, किस स्पीड से चला रहे हो? अब गाड़ी का चाल नहीं बोलते हो, कहते हो बड़ा स्पीड से चला रहा है गाड़ी, क्या कहते हो? तो तुम स्पीड का मतलब समझे? उस स्पीड का मतलब चाल, उसकी चाल कितनी है। तो वही है, किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु का चाल कहते हैं। दूरी से दूरी को जन्म दिया और दूरी से क्या जन्म ले लिया? चाल। क्या जन्म ले लिया? चाल। अब देखो, चाल बराबर दूरी बटा, अब कह रहा है एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यानी एकांक मतलब समय को 1 कर दो, उसकी दूरी ही क्या हो जाएगी? उसकी चाल हो जाएगी। अब दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है? यानी कि चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, चाल का मात्रक मीटर प्रति, ऐसे ही निकाला जाता है बेटा, बीमीय सूत्र। जब इंटर में जाओगे तो जिसे ये चीजें आती रहेंगी वो बीमीय सूत्र को 100% निकालेगा, इसे बीमीय सूत्र कहा जाता है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखो कुछ और बातें तुम्हारे दिया हुआ है, पूछ सकता है। तुम जब गाड़ी चलाते हो, कार चलाते हो, तो तुम नहीं चलाते हो, तुम्हारे घर वाले चलाते होंगे बेटा। तो उसमें देखो होगा ऐसे मीटर लगा होता है, उसमें यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा लिखा होता है और बीचों में यहाँ बॉक्स बनाया रहता है, उसके बगल में लिखता है किलोमीटर लिखा होता है। तो यह जो मीटर लगा हुआ है उसमें 2 मीटर हैं। एक मीटर को स्पीडोमीटर कहते हैं, एक मीटर को ओडोमीटर कहते हैं। याद रखना, स्पीडोमीटर से हम गाड़ी की चाल बताते हैं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड तो हर बार, यही स्पीड से अगर चलो, यही स्पीड से चलो तो इतना समय में तू एकदम पहुंच जाइबो। यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की अगर आपकी औसत चाल है तो 1 घंटा में 40 किलोमीटर 100% आप जाएंगे। लेकिन हमारी चाल बदलती रहती है, तो यही 1 घंटे की दूरी तय करने में हमें ज्यादा समय लग जाता है। चाल बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? दूरी कम समय में हम तय कर लेंगे। इसीलिए कहते हैं कि देवरिया जाना है तो अगर जल्दी जाना है तो तेज चलो, आराम से जाना है तो आराम आराम से चलो,
समय ज्यादा लग जाएगा। कोई दिक्कत? चलो, तो याद हो गया, जो किलोमीटर प्रति घंटा है उसको स्पीडोमीटर कहते हैं, और जो किलोमीटर में केवल बना होता है, ऐसे देखो ना, ऐसे बना होता है, बस याद रखना। आपसे पूछ सकता है कि जो हमारे गाड़ियों में जो मीटर लगा होता है, उस मीटर से हम क्या क्या देख सकते हैं, तो उसकी चाल और उसके द्वारा तय की गई दूरी भी जान सकते हैं। अब देखो बेटा, सामान्य अवस्था में जब कोई हमारा वस्तु विरामावस्था में है तो उसकी दूरी और समय का जो ग्राफ है वो एकदम क्या होगा, समय के समांतर होगा। किसके समांतर हो गया बेटा? बिल्कुल सही बात है भाई, सेम वही है। विरामावस्था में है तो कोई दूरी उसके द्वारा चली नहीं जा रही है, तो समय के एकदम समांतर है। लेकिन अगर उसके चाल समान है, चाल बिल्कुल क्या है, समान है, तो उसका जो ग्राफ होगा एक समय में इतना तय करेगा, एक समय में इतना तय करेगा, एक समय में इतना तय करेगा। मतलब क्या, एकदम 45 डिग्री पर भागता हुआ रेखा प्राप्त होगा। ये पूछ बना देगा। समान चाल और समान चाल का ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? ऐसे बना देगा, ऐसे बना देगा, ऐसे बना देगा, ऐसे बना देगा और ऐसे बना देगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? समझ आया? अगर पीएनपी थोड़ा अच्छा दिमाग लगाया तो, लेकिन पीएनपी हो ही दिमाग तो जरूर लगाता है। वो कह देगा अच्छा दूरी है तो दूरी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट, तो दूरी को वो यस से दिखा देता है। किससे दिखा देता है बेटा? अब विस्थापन को किससे दिखा देता है? डी से दिखा देता है। कहता है क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये सही है? ये भी नहीं सही है। कौन सा सही था? पहला वाला सही था। दूरी यस हमेशा डी से बड़ा या फिर बराबर होगा। कोई दिक्कत? इसी में फंसते थे तुम लोग ना, अब समझ आ गया? अब आते हैं हम लोग। तो समान चाल के समय में ग्राफ हमारा 45 एंगल पे भागता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर उसकी चाल ही शून्य है, अगर गति विरामावस्था में है, तो उसका ग्राफ कैसे प्राप्त होगा? ऐसे। अब आते हैं वेग की बात करते हैं। देखो चाल तो हो गया, अब चाल ही को एक तरह से वेग भी समझ लेते हैं। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहते हैं बेटा? वहां पे कुछ अलग था। हम बोल रहे हैं कि किसी वस्तु के विस्थापन की दर को, मतलब इतना समय में इतना विस्थापित, इतना समय में इतना विस्थापित, मतलब विस्थापन की दर को उस वस्तु का क्या कहते हैं? वेग। और विस्थापन तुम समझ गए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट। तो दो बिंदुओं के बीच का जो विस्थापन हुआ उसकी दर को ही क्या कहा गया? वेग। दर का मतलब समझ रहे हो? दर का मतलब समय, बट्टा में समय। दर का मतलब रेट, दर का मतलब बटा में मतलब समय। जहां भी बटा में समय आएगा वहां पर दर की बात जरूर आएगी। तो किसी वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? तो दर मतलब हमने बोल दिया बटा में समय, तो वेग बराबर विस्थापन बटा। अब विस्थापन को हमने समझ लिया, विस्थापन बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो सॉरी, विस्थापन नहीं, विस्थापन मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर। और समय का मात्रा क्या हो जाएगा? तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर प्रति एसआई मात्रा। अब आते हैं अगला, त्वरण। अब इसके बाद फिजिक्स में क्या जन्म लिया? त्वरण जन्म लिया। त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब मैं क्या किया? अब तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, समझ आया? एक बार वेग ऐसे था, एक बार आराम से हुआ, एक बार एकदम रुक रहा है, एक बार भाग रहा है। मतलब अब का वेग अलग है, अब का वेग अलग है, अब का वेग अलग है, इसका वेग अलग है। और चारों का वेग जोड़ दोगे, वेग परिवर्तन की दर को, चारों के वेग में जो अंतर आ गया उसी परिवर्तन की दर को क्या कह देते हैं? त्वरण कहते ना। अरे एक्सेलरेटरवा बढ़ाओ, मतलब क्या कह रहा है? उसकी गति में बदलाव करो। एक्सेलरेटर बोलते हो, वही त्वरण बढ़ाओ। क्या करता है? वेग में परिवर्तन करो। एक्सेलरेटर क्यों दिया है? उसकी वेग में परिवर्तन करो। बढ़ाओगे तो तेज और घटाओगे तो धीरे। बड़ा सिंपल सी बात है, विज्ञान इसी पे है। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहता है बेटा? तो वेग परिवर्तन त्वरण को दिखाते हैं ए से, और वेग परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय को क्या कह दिया गया? त्वरण। तो वेग का मात्रक तो तुमने पढ़ा ना, वेग का मात्रक क्या था? मीटर पर सेकंड था ना, मीटर पर सेकंड था ना। निचो यस आ गया तो यस और यस क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, और इसका मात्रक क्या हो जाता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। क्या कहते हैं बेटो? अब हम लोग चलते हैं, इतना बातें जान गए जो भौतिक राशियां जन्म ली उसके बारे में। अब कुछ परीक्षा की दृष्टि से बात समझ लेते हैं, उसके बाद बल और कार्य पे आते हैं। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, हमने गति पढ़ाया, गति के प्रकार हम पढ़ा दिए हैं। आपसे पूछा जाएगा गति के कितने नियम है? तो बेटा गति के कितने नियम है? 3 नियम है। बस ये आपसे पूछा जाएगा गति के कितने नियम है, तो थोड़ा तुम लोग समझ लो। गति का पहला नियम v बराबर u प्लस at। तो आपसे तो नहीं पूछा जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर।
तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as बोल दे रहे हैं वीडियो में, सुन लेना बस। पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। गति के कितने नियम है? ऐसे नाम, गति का प्रथम नियम न्यूटन का, गति का द्वितीय नियम, गति का आपसे ये पूछा जाएगा गति के नियम को किसने दिया है? तो गति का नियम जो है वो न्यूटन साहब ने दिया है, और न्यूटन साहब ने, और इसलिए तो न्यूटन साहब को फिजिक्स का पिता कहा जाता है। गति के नियम दिए और गति से ही फिजिक्स जन्मा है, हमने अभी बताया। तो न्यूटन साहब ने दिया है और गति के 3 नियम दिए हैं, और तीनों नियम को कहा जाता है गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम। जैसे एक बंदूक तान रहा है तो उसके कंधा पीछे की तरफ चला जाता है, क्यों? गाड़ी पे चल रहा है आदमी, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होता है पीछे की तरफ मुड़ जाता है, क्यों? कंबल झाड़ रहे हैं, गर्दन नीचे गिरता है, क्यों? ये सब गति के नियम से न्यूटन साहब ने क्या किया था? वेरीफाई किया था। ये कौन से गति का नियम है? आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछा जाएगा गति के नियम कितने हैं? 3। तो पहले नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। क्या कहा जाता है? दूसरे नियम को गुरुत्व का नियम, लिख लो, गुरुत्व का नियम। और तीसरे नियम को कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। समझ आ गया? ये जान लेना, जड़त्व का नियम, कोई भी वस्तु अपनी स्थिति का विरोध करती है, गुरुत्व का नियम, और तीसरा क्रिया प्रति। तुमको मारेंगे तो हमें भी चोट लगेगी ना, तुमको मालूम मैंने मारा तो हमें भी तो चोट लगा, दीवार पे तुमने मारा तो क्या हुआ? चोट तुम्हें भी लगती है, वही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा गया। तो आपके गति के नियम तो नहीं पूछे जाएंगे, बस इतना याद रखिएगा, हमने बता दिया। अब आते हैं कुछ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कुछ प्रमुख दूरी के मात्रक हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। दूरी का मात्रक हमने देखा, हमने दूरी को मीटर में देखा, किस में देखा बेटा? लेकिन बहुत बड़ी बड़ी दूरियां, मतलब ग्रहों के बीच की दूरी, आकाशगंगाओं के बीच की दूरी को कैसे मापा जाता है? वो बड़े बड़े मात्रक यूज किए जाते हैं। तो दूरी के मात्रक में एक दूरी है खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? एक खगोलीय दूरी, खगोलीय इकाई कहा जाता है। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर। कितना बेटा? प्रकाश वर्ष आते हैं, आपसे पूछा जाएगा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। खगोलीय इकाई किसका मात्रक है? दूरी का। पारसेक किसका मात्रक है? पास्कल नहीं, पारसेक, पास्कल नहीं, याद रखना, पास्कल दाब का मात्रक है और पारसेक दूरी का मात्रक है। बहुत बड़ी दूरी अगर मापनी हो, तारों के बीच की दूरी मापनी हो अगर, तो पारसेक का इस्तेमाल किया जाता है। समझ आया? ठीक है। ग्रहों के बीच की दूरी तो प्रकाश की चाल किसे? प्रकाश वर्ष में ही नाप सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष। तो हम प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁻। आप हमें बताएंगे प्रकाश की चाल तो हमने बता दिया कितना होता है, ध्वनि की चाल कितनी होती है आप ये बताएंगे, ठीक है। निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है आप हमें बताएंगे, आपके किताब में दिया है, मस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अब आ जाओ, प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर उसको कह लो कि 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर चलता है। 1 सेकंड में अगर सूर्य का प्रकाश आया ना तो 1 सेकंड बीते, घंटी की 1 सेकंड ऐसे बीती 3 लाख किलोमीटर चला जाएगा। कितना किलोमीटर? 3 लाख। समझ आया? तो 1 लाइट ईयर में कितना दूरी होता है? 9.45 × 10⁻15 मीटर। याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। पारसेक सबसे बड़ी दूरी का मात्रक है। दूरी का निम्न में से सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक, ठीक है। पारसेक का इस्तेमाल तारों के बीच की दूरी मापने के लिए करते हैं, ठीक है बेटा। यह रोमन शब्द है और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। आपसे इतना ही पूछेगा और ये बात नहीं। अब आइए हम कुछ महत्वपूर्ण, तो समझ में आ गया, निम्न से पूछ देता है, निम्न में से बताइए दूरी का मात्रक नहीं है, कह देगा खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष, मीटर, पास्कल। दूरी का मात्रक नहीं मीटर, मीटर से तो शुरू होता है यार, मीटर, किलोमीटर, ये तो शुरू है ना। पास्कल नहीं है, क्योंकि पास्कल दाब का मात्रक है, ठीक है बेटा। कह देगा कि बताइए निम्न में से दूरी का मात्रक नहीं है, खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष, पारसेक, पास्कल। कोई दिक्कत? समझ आया? अब आइए हम बल की बात करते हैं। अब स्थिति में परिवर्तन हुआ तो डिस्टेंस के फॉर्म में, दूरी के फॉर्म में, गति के रूप में जो परिवर्तन हुआ वो सब हमने देख लिया। वेग क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होता है, त्वरण क्या होता है, सब जान लिया। अब लेकिन यह परिवर्तन हुआ क्यों? कौन इसका जिम्मेदार था? क्या कोई अज्ञात शक्ति ने उसके अंदर परिवर्तन किया? ऐसा हो नहीं सकता। इस धरती पर हमने बार बार आपसे कह दिया है कि जब तुम अनंत ज्ञान की तरफ पहुंचने लगोगे तो बेटा पाओगे इस सृष्टि में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता है। ये सारी प्राकृतिक घटनाएं स्वयं अपने अंदर होती है। जैसे जब तुमको भूगोल में बहुत विस्तृत पढ़ाता तो मैं बताता कि जंगलों में आग किसी व्यक्ति ने नहीं, उस जंगल के बाहर पैदा हुई उस घास ने लगाया। उस घास को जलाने के लिए कोई और नहीं आया, उस घास ने स्वयं अपने अंदर आग लगाई। किसको जलाने के लिए? उन पेड़ों को जलाने के लिए जिनके बीज उसके क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित कर रहे थे, उसके क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, उसके घास के परिवार को खत्म करने के लिए आ रहे थे। घासों ने अपने आप को जला दिया, कहा मैं जल सकता हूं लेकिन मेरे बीज जल
मैं फिर जन्म लूंगा लेकिन मैं तुम्हें मार दूंगा। उस पेड़ों को, जंगलों को जला दिया। जंगलों को किसी इंसान ने जलाया? कभी कभार होता है, गया बीड़ी सिगरेट पी रहा था और जल गया, लेकिन आमतौर जो जंगलों में आग लगती है किसने जलाया? घासों ने जलाया। जब गर्म हवाएं चलती है तो घास अपने अंदर रगड़ पैदा करते हैं, घर्षण पैदा करते हैं और घास आग लगा लेते हैं, अपने आप को जला देते हैं। हम तो जलेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। कोई दिक्कत? तो जब ज्ञान की तरफ पढ़ोगे तो पाओगे कि कोई भी यहां पर ईश्वरत्व नाम का तो कुछ है ही नहीं है। लेकिन जब उस ज्ञान से भी आगे जाओगे तब पाओगे कि नहीं, इस समस्त सृष्टि का संचालन एक ही बिंदु से हो रहा है और वह परमात्मा का केंद्र है। उसके आगे कुछ, उसको समझ गए तो हम खुद अपने आप को कह देते हैं अहम ब्रह्मास्मि। क्या कह देते हैं? क्योंकि हम पा जाते हैं कि हमारे अंदर ही वो शक्ति है। तो आइए, कुछ भी परिवर्तन हुआ, जैसे विज्ञान क्या है यार, देखा है तभी तो, उसके आगे थोड़ी विज्ञान चला जा रहा है। आध्यात्म के आगे विज्ञान नहीं जा सकता, ठीक है ना? तो आइए हम बल की बात करते हैं। कोई कारण रहा होगा जो उसकी स्थिति में परिवर्तन किया होगा। वही कह रहा है, वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देती है या करने का प्रयास करती है। जैसे मैं बल लगा रहा हूं लेकिन इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। मैं 0 बल लगा रहा हूं लेकिन मैंने बल लगाया, उसको ढकेल के गिरा दिया। बल लगाया, क्या बल लगाया, तो क्या हुआ? स्थिति में परिवर्तन करती है वही बाह्य कारक क्या कहलाती है? तो बल हमेशा याद रखना क्या है? बाह्य कारक है। और इसका मात्रक क्या है? न्यूटन। बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर ma। यम क्या है? द्रव्यमान। और ये क्या है? त्वरण, एक्सेलरेशन। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण को क्या कहते हैं? बल। तो याद रखना, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और एक्सेलरेशन का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को कहा जाता है न्यूटन। क्या कहा जाता है? समझ आ गया? न्यूटन कहा जाता है। और समझिए बेटा, कभी कभी देखते होगे विज्ञान कैसे आगे बढ़ा, लोगों ने अपनी सुविधाओं को, लोगों ने अपने कार्य को आसान कैसे किया। आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, अभी के क्लास में हम सब एक ही साथ क्लियर कर देते हैं। देखो बेटा, कोई वस्तु मान लो एक पेटी था, तुम उठा के ले जा रहे थे, पूरा उसका भार तुम्हारे सर पे था, तुम उसका पूरा भार सहन करते थे। या फिर तुम क्या कर रहे थे? एक बल लगा रहे थे, इसको खींच खींच के आगे ले आ रहे थे एकदम सीधे। विज्ञान आगे बढ़ा, विज्ञान ने कहा क्यों ना हम क्या करें, इसका बल तो ऊपर नीचे लग ही रहा है उसका भार, और भार को तो नियंत्रण करके रिएक्शन फोर्स लगता ही है, लेकिन क्यों ना हम ऐसा करें, इस वस्तु का जो बल हम ऐसे लगा रहे थे ऐसे न लगा के हम इसको एक एंगल पे क्यों ना लगा दें। जैसे पेटी होता है, हो क्या बोलते हैं जी, तुरंत दबाते हो, खींच लेते हो और उसको खींच के ले जाते हो। किसी को पुश करने में ज्यादा बल लगता है, धक्का देने में ज्यादा बल लगता है, लेकिन पुल करने में कम बल लगता है। क्यों लगता है? आज प्रूव कर देते हैं आईआईटी। देखो बल लगा, इसको बल को आगे ले गए तो बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने इस बल को ऐसे कर दिया, थोड़े एंगल पे डिजाइन कर दिया, अब लड़की जाएगी, मेरी बेटी बड़ी कमजोर है, उठा नहीं पाएगी। फैशन नहीं है ये फिजिक्स है। क्या है? ये फिजिक्स है। मेरी लड़की ट्रेन में चढ़ेगी, बैग उठा कर नहीं चढ़ेगी। लाओ फिजिक्स का सहारा लेते हैं, उसको कैरी बैग वाला कौन सा, वो वाला बैग दे देते हैं, रोलिंग वाला बैग, ठीक है। अब मेरी बेटी ऐसे पकड़ेगी और आराम से खींचते हुए ले चली जाएगी। कमजोर लड़की, कम बल में काम चलेगा। साइंस करो, कमजोर तुम नहीं हो, तुम्हारा दिमाग कमजोर है। तो क्या की इस लड़की ने क्या किया, हैंडल निकाला और 45 एंगल पे इसको पकड़ा। लड़की इंटेलिजेंट है, वह जान रही है कि बल का कंपोनेंट बल ऐसे काम करेगा, मतलब कि इसके भार को नियंत्रण कौन करेगा, इस बल का ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट F sin थीटा, और इस वस्तु की गति में कौन सहारा देगा, F cos थीटा। क्या सहारा देगा? F cos थीटा इसके गति को सहारा देगा, और मुझे कम बल लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस भार को नियंत्रण ये कर लेगा और हल्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और हल्का हो जाएगा। अब कम बल लगाना पड़ रहा है। कमजोर तुम नहीं, साइंस तुम्हारा कमजोर है। अब बेटी आराम से दूर दूर कॉलेज में जाके इंजीनियरिंग करके चली आएगी, कोई दिक्कत? बड़ा अच्छा लगा ना? F cos थीटा और F sin थीटा, इसे बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स। जैसे वहां पढ़ाए थे, एक इधर से खींच रहा है, किधर से खींच रहा है, तो मैं किधर चला जाऊंगा, है ना? परिणामी बल। क्या बेटा? तो परिणामी बल के रूप में ये काम कर रही है। अब इसे कम बल लगाना पड़ रहा है, ठीक है बेटा। तो तुमसे कोई पूछे कि किसी वस्तु को धक्का देने पे अधिक बल लगेगा कि किसी वस्तु को खींचने पे बल अधिक लगेगा? खींचने पे कम बल लगेगा, क्योंकि खींचेंगे हम एंगल से। समझ आया? कोई दिक्कत? तो ये हो गया बल। क्या हो गया बेटा? बल। थोड़ा सा लिख लीजिए। अब आगे बढ़िए। बल 4 प्रकार के हैं। नाभिकीय बल। बल कितने प्रकार के हैं बेटा? ये समझ में आ गया? लिख लो। बल 4 प्रकार के हैं। नाभिकीय बल, देखो नाभिकीय बल के बारे में और अंदर तक नहीं जाएंगे। सबसे मजबूत नाभिकीय बल लिखो।
बल के प्रकार, बल के प्रकार। 4 नाभिकीय बल, लिख लो नाभिकीय बल ब्रह्मांड का सबसे प्रबलतम बल है, सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल, लेकिन यह बल बहुत ही कम दूरी में लगता है, नाभिक में लगता है, किसी भी परमाणु के नाभिक में लगता है। यह नाभिकीय बल किसी भी परमाणु के नाभिक में लग रहा है बेटा। नाभिक में कौन था? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन धनावेश है और न्यूट्रॉन क्या है? आवेशहीन है। ठीक है ना? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ कैसे हैं? नाभिकीय बल के कारण। ठीक है, नहीं तो ये एक साथ रह नहीं सकते थे। लिख लो, दो वस्तुओं के बीच की नाभिकीय बल हो गया। यह परमाणु के केंद्र में मिलता है। दो परमाणुओं के बीच की दूरी 10⁻⁻15। दो वस्तु के बीच की दूरी लिख लो। धनावेश एक दूसरे को तो प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन नाभिकीय बल के कारण प्रोटॉन तो बहुत होता है ना, कई सारे प्रोटॉन होते हैं ना, लेकिन नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। समझ में आता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे लगते हैं, लेकिन दो प्रोटॉन एक साथ कैसे? नाभिकीय बल के कारण। और समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल्स करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, लेकिन नाभिकीय बल के कारण वो क्या है? एक साथ है। दूसरा लिखो, चुंबकीय बल। कौन सा बल बेटा? चुंबकीय बल ब्रह्मांड का दूसरा प्रबलतम बल है। सबसे प्रबलतम नाभिकीय। यह आवेशों चुंबक के मध्य लगता है, केवल आवेशों के मध्य लगता है, मतलब प्लस माइनस। नाभिकीय बल प्लस प्लस के बीच लग रहा था, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच। यह मध्यम दूरी, बहुत कम मतलब एक न्यूनतम दूरी ना हो, जैसे इससे कम, नाभिक से भी कम कुछ होता है क्या? नाभिक तो एकदम केंद्र में है ना। लिख लो। दूसरा वांडरवाल बल। वांडरवाल बल ये नहीं पूछेगा आपसे। कमजोर नाभिकीय बल, ससंजक बल, असंजक बल इसके उदाहरण हैं। तीसरा सबसे प्रबलतम बल, अब आते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण किसने खिलाया था? गुरुत्वाकर्षण बल का खोज आइजैक न्यूटन साहब ने। ठीक है, पेड़ के नीचे बैठे थे, क्लास से भगा दिया गया, जाओ तुम पढ़ने लायक नहीं हो। पेड़ के नीचे जाके बैठे थे, तब तक सेव टूट के गिरा। अब सोचने लगे कि सेव नीचे क्यों गिरा। दुनिया कहेगी कि अरे यार नीचे ही गिरेगा, ऊपर थोड़ी जाएगा, लेकिन न्यूटन साहब ने क्या सोचा? एक अलग ही बात सोची कि पेड़ तो ऐसे था, मैं बैठा ऐसे, पेड़ पर पेड़ ऐसे गिरा है, इसको गिरना चाहिए था ऐसे। अगर धरती केंद्र की तरफ खींचती है तो ये इधर गिरना चाहिए। किधर गिरना चाहिए? बाहर की तरफ चले जाना चाहिए ना। पेड़ तो ऐसे है ना, मान लो ऐसे, तुमको फोटो ऐसे दिखाया जाता है तो केंद्र की तरफ आ रही है, लेकिन मान लो न्यूटन साहब ये सोचे कि मैं बैठा हूं यहां पर, पेड़ है ऐसे, तो इसको गिरना चाहिए था कैसे? ऐसे, ऐसे गिरना चाहिए ना, लेकिन वो ऐसे क्यों आ गया? तो पता चला कि धरती अपने केंद्र की तरफ हर वस्तु को खींचती है। इसी को क्या कहा गया? गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन साहब समझदार थे ना। लोग उन्हें क्या समझा देते हैं? अरे यार नीचे नहीं गिरेगा। अरे नहीं यार, न्यूटन साहब कुछ और सोच रहे थे मैं तो ऐसे हूं, पेड़ ऐसे है, उसको तो गिरना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो ऐसे रहा, ऐसा क्यों? फिर कहा कि पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ किसी भी वस्तु को खींचती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल लिख लो। सबसे कमजोर बल, सबसे कमजोर बल है मेरे बच्चा, सबसे कमजोर बल है, लेकिन अनंत दूरी पर लगने वाला बल है। जैसे मैं यहां पर हूं, तुम सो नहीं रहे हो, लेकिन अभी मैं यहां से खिसकूं, सोने लगोगे। अभी मैं देवरिया चला जाऊं तो कम पढ़ाई करोगे, लेकिन कहोगे हाँ अगले दिन तो मिलना है। अगर मैं मर जाऊं, चलो झंझट खत्म। तो क्या हो गया? मैं रहूं यहां पर या रहूं देवरिया, यहां रहूंगा तो हमारे बीच का बल अधिक लग रहा है, तुम ज्यादा सक्रिय हो। देवरिया चलू जाऊंगा तो कम लगेगा। क्या लगेगा? लेकिन लगेगा जरूर। लेकिन अगर यहां दुनिया ही छोड़ जाऊंगा तो बिल्कुल ही बल नहीं मतलब कि हर वस्तु, न्यूटन साहब ने कहा कि हर वस्तु, कोई भी वस्तु हो संसार की, अगर इसका m2 द्रव्यमान है, इसका m1 द्रव्यमान है और r दूरी में है और उसके बीच लगने वाला बल F है, तो F बराबर होता है G_m1m2/r²। लिख लो, लिख लो, G_m1m2/r²। लिख लिया बेटा? G_m1m2/r²। तो दो के बीच लगने वाला बल क्या होगा?
Gm1m2 अपान आर स्क्वायर। ये गुरुत्वीय नियतांक है। क्या है बेटा? जी क्या है? गुरुत्वीय नियतांक। लिख लो। हो गया? तो कोई कहे कि सबसे कमजोर बल क्या है बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन अनंत दूरी पर लगता है। मैं देवरिया भी चला जाऊं तभी भी तुम पढ़ोगे, और पास में रहूंगा तो ज्यादा लगेगा। देखो ना इधर, आर बढ़ता जाएगा तो क्या होता जाएगा? बल कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका बल पूरा। अब कुछ बातें और लिख लो। अभिकेंद्री बल, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो एक बल केंद्र की ओर काम करता है। अगला लिख लो, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, बस हम समझा दे रहे हैं। अभिकेंद्रीय बल बस हम समझा दे रहे हैं। देखो बेटा, अभिकेंद्रीय बल मतलब समझो, मान लो कोई वस्तु है, जब ये वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है ना, मान लो तुम साइकिल चलाते हो ना, मोड़ है तुम्हारा, ये मोड़ है, ये मोड़ है, तुम साइकिल चला रहे हो, तो जब साइकिल चलाते हो तो देखते हो कि जैसे ही मोड़ आता है तुम्हारा साइकिल थोड़ा झुक जाता है मोड़ की तरफ। किधर झुक जाता है? तो जब मोड़ की तरफ तुम झुकते हो ना, तो एक ये झुकाव ऐसे ही नहीं है, कुछ कारण है। वह झुकाव क्यों है? अगर झुकोगे नहीं तो तुम्हारी साइकिल फिसल जाएगी, और ज्यादा झुक गए तो भी फिसल जाओगे। तो क्या है? एक बल तुम्हारे एक काम कर गया। ये इतना मोड़ था कि इस मोड़ के केंद्र की तरफ क्या एक बल काम किया, इसी को कहा गया केंद्र की तरफ लगने वाले बल को क्या कहा गया? अभिकेंद्री बल, जो हमें नियंत्रित करता है। क्या करता है बेटा? तो केंद्र की तरफ लगने, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो केंद्र की तरफ एक बल का अनुभव करती है, यही बल उसको नियंत्रण देता है, और इसी बल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। और जब कोई वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो वह एक बाहर की तरफ लगता है उसको कि ऐसे घूम रहा हूं, ऐसे घूम रहा हूं, ऐसे घूम रहा हूं, तो लगता है कि हमें कोई बाहर खींच रहा है। क्या कर रहा है? बाहर ऐसे घुमाना, तो पाओगे कि वो क्यों नहीं जा रहा? अभिकेंद्रीय बल लगा हुआ है। लेकिन तुम महसूस करोगे कि वो बाहर की तरफ भी एक बल महसूस कर रहा है। इसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं बेटा? मथते हो तो अपकेंद्रण के कारण ही क्या होता है? दूध से मक्खन निकाला जाता है। बाहर की तरफ क्या हो जाता है? मक्खन जाके इकट्ठा हो जाता है। तुमसे पूछा जा सकता है मथनी, देखो ना, तो बाहर की तरफ जो बल काम करता है उसको क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। लिख लो। और भीतर के, भ से भीतर, अभिकेंद्रीय, भी से भीतर, और अपकेंद्रीय मतलब बाहर। अपकेंद्रीय मतलब मोड़ पर जब करते हो तो तुम्हें लगता होगा अरे मैं बाहर ना चला जाऊं, अरे मैं बाहर ना चला। तुम क्या करते हो? गाड़ी मोड़ देते हो। तो बाहर क्यों जा रहे हो? तुम्हारी गति के कारण लगता है कि तुम बाहर निकल जाओगे। क्या हो जाएगा? उस मोड़ को पूरा दरेसी में चले जाएगी तुम्हारी गाड़ी। इसलिए क्या करते हो? अपनी गाड़ी को, और जैसे रेसर जो होते हैं, बाइक रेसर, वो अपने मोड़ पर पूरे शरीर को झुका लेते हैं। झुका लेते हैं, ऐसे पूरा शरीर से झुकाते हैं। क्यों? अभिकेंद्रीय बल को मजबूत करने के लिए। ठीक है? नहीं तो क्या होगा? उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो पूरा मोड़ फाड़ के पूरा दरेसी में चले जाएंगे। अब केंद्रीय बल अधिक हो जाएगा। तो गाड़ी को नियंत्रित करने के लिए समझ में आया? अब केंद्रीय बल समझ में आया? केंद्र की तरफ, बहुत से भीतर, और बाहर की तरफ लगने वाला बल क्या होता है? लिख लो। समझ आया बेटा? अब केंद्रीय बल, कोई दिक्कत? अब आ जाओ। अब जो बातें मैं बता रहा हूं उसको समझ लो। ये पूछा जाता है आपसे। फ्रिक्शनल फोर्स बता दिया, घर्षण बल बता ही दिया। अब आ जाओ बल आघूर्ण। क्या? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, टाउ, टाक। लिख लो। तो बल आघूर्ण क्या होता है? टाउ बराबर F इंटू डी। टाउ बराबर F इंटू डी। लिख लो। बल द्वारा पिंड के एक अक्ष के परितः घूमने, जैसे मान लो कि क्या है, कोई ये है, अब इसको क्या करना है? इस अक्ष के परितः हमें क्या करना है? घुमा देना है। क्या करना है? तो ये कितना आसानी से घूम जाएगा अक्ष के परितः। इसके अक्ष के परितः घुमाना है तो ये डी है, और ये बल काम कर रहा है। यह क्या होगा? टॉर्क क्या काम करेगा? कितना बल लगाना पड़ेगा उसे, यही कहते हैं क्या? बल आघूर्ण। जैसे दरवाजा है, तुमसे कहा जाए कि दरवाजे का जो ये हथनी होता है, जो पकड़ने वाला, इसको क्या बोलते हो? हाथ पकड़ने वाला होता है ना, किंडी टाइप का। तो ये दरवाजे के इधर क्यों लगाया जाता है? उसको उसमें क्यों नहीं लगाते? एकदम कब्जे के पास क्यों नहीं लगाया जाता है? इस कब्जे के पास अगर लगाओगे तो क्या होगा? अब बल यही ना लगाओगे, तो बल जब यहां से लगाओगे तो बल तो लगाया है अब, लेकिन डी बहुत कम है। टॉर्क क्या हो जाएगा? अधिक काम करना पड़ेगा। देखो ना, उसके पास से तुम मोड़ ही नहीं पाओगे, पास से मोड़ ही नहीं पाओगे। लेकिन क्या किया गया? हम क्या करेंगे? कब्जा अगर यहां है तो हम क्या करेंगे? हत्थे को कहां लगाएंगे? यहां पर, ताकि दरवाजा हम आसानी से क्या कर सकें? खोल सकें। नल जो होता है ना, नल जो होता है, तो नल का जो
तुम्हारा किंडी लगा हुआ है, जो पाइप वाशर खींचा जाता है उसको खींच के देखो, नहीं खींच पाओगे, लेकिन खींचना उसी को है। हमने क्या किया, हैंडपंप में क्या किया, एक लोहे का क्या किया, रॉड लगाया, उसको इसे कनेक्ट कर दिया, और तुम यहां से पकड़ के दबाते हो, आराम से ऊपर नीचे होता और पानी आता, तो क्या हो गया, बलाघूर। कम बल में ज्यादा परिणाम पाने का एक प्रयास है। बलाघूर समझ में आ गया, कुछ नहीं है, लिख लो बलाघूर। बलाघूर, बल आघूर एक सदिश राशि है, और न्यूटन मीटर, बल का मात्रक न्यूटन, और डी क्या हो जाएगा, मीटर, तो बलाघूर का मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, न्यूटन मीटर, लिख लो। अब इसी बलाघूर के आधार पर सरल मशीन का खोज किया गया। क्या किया गया, सरल मशीन, सरल मशीन, लिख लो, सरल मशीन का खोज किया गया। बल आघूर्ण के ही सिद्धांत पर कार्य करता है। सरल मशीन क्या है बेटा, कुछ नहीं यार, एक रॉड है, क्या है, रॉड है, लीवर देखे हो, टायर खोलते हैं लोग, हैं, पहियों में डाल के ऐसे कूदते हैं सब, खुल जा, नटवा खोलते हैं सब, तो क्या है, वही सरल मशीन है, उसी का सिद्धांत का। जैसे देखते हो कावर लेकर जाते हैं लोग, वो सरल मशीन है। हाथ क्या है, सरल मशीन है। नल क्या है, सरल मशीन है। पानी खींचते हो गिरने के साथ, वो क्या है, सरल मशीन है। इसी पर सिद्धांत पर, बल आघूर्ण के इस सिद्धांत पर काम किया सरल मशीन, लिख लो। और इसी को क्या नाम दे दिया गया, सरल मशीन को, उत्तोलक। तुमसे पूछ लिया जाएगा उत्तोलक क्या है बेटा, सरल मशीन। उत्तोलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर, लिख लो। तो उत्तोलक, घिरनी, स्क्रू ड्राइवर, देखो स्क्रू ड्राइवर खोलते हो, स्क्रू ड्राइवर नट को खोलने के लिए, यहां इसको खोलने के लिए पेचकस, वो सब क्या है, सरल मशीन है। क्या है बेटा, सरल मशीन है, लिख लो। तो लिख लो, उत्तोलक एक सीधी छड़ होती है जो निश्चित बिंदु के चारों तरफ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। एक निश्चित छड़ होती है, इसको बोलते हैं आलंब। क्या बोलते हैं बेटा, आलंब। यहां होता है आयास। क्या होता है, आयास। आयास मतलब एफर्ट, कहते हैं ना, गुड एफर्ट लगाया विराट कोहली ने, बहुत बढ़िया प्रयास किया, आयास किया। और ये क्या होता है, भार, लिख लो तो बेटा। इसी आयास, आलंब और भार के स्थान में बदलाव के आधार पर लीवर को, उत्तोलक को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बेटा, 3 भागों में, लिख लो। तो आलंब क्या होता है, समझ में आ गया। आलंब के ही, आलंब ऐसा बिंदु होगा जिसके, जहां से यह उत्तोलक स्वतंत्रता पूर्वक क्या हो सकती है, घूम सकती है। क्या हो सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, आलंब। आयास, बल लगाने का बिंदु। जैसे नल है, तो नल का देखो यहां फिक्स है नल, और यहां पे तुम बल लगाते हो, और यहां से क्या करते हो, खींचते हो। क्या करते हो, ये खींचते हैं, यहां बल लगा रहे हैं, मैं से मान लो यहां बल लगाया, यहां फिक्स है, और यहां से हम क्या कर रहे हैं, वाशर वाला बिंदु उठा रहे हैं, तो ऐसे कर रहे हैं, उठ रहा है, पेचकस है, पिलास है ना, तो यहां पर एक भार को दबा रहे हैं, यहां पर पिलास हमारा फिक्स है, और यहां पे बल लगा रहे हैं, करते हैं, तभी तो होता है। समझ में आया ना, तो वही कर रहा है, आलंब स्वतंत्रता पूर्वक घूमेगा, एक जगह होगा जो फिक्स होगा, एक जगह बल लगाएंगे और एक जगह से भार उठाएंगे या फिर कोई काम करेंगे। तो इसी के आधार पर हमें क्या किया गया, समझा गया, भार बिंदु होता है, आलंब बिंदु होता है, और आयास बिंदु होता है। आलंब बिंदु क्या होता है, जहां से वह स्वतंत्रता पूर्वक क्या हो सकती है, घूम सकती है। और देखो उत्तोलक के प्रकार इसी आधार पे, पहला प्रथम प्रकार, सिंपल प्रथम प्रकार का उत्तोलक, आलंब बीच में होगा, एक किनारे पर आयास होगा और दूसरे किनारे पर क्या होगा, भार होगा, लिख लो। बस जान लेना, आलंब बीच में होगा और आयास और भार किनारे पर होगा। जैसे कैंची, बस यही है, बस कैंची। यांत्रिक लाभ की बात है ना, कभी बताते हैं, अभी हम बताते हैं यांत्रिक लाभ। कोई पूछे कि इसको 3 भागों में क्या है, किया क्या है, लाभ के आधार पे हमें मैकेनिकल वर्क कितना करना पड़ता है, हमें मैकेनिकल प्रॉफिट कितना हो रहा है, इस आधार पे उत्तोलक को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है बेटा, लिख लो। प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण याद रखना, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलंब कहां होगा, बीच में होगा। कहां होगा बेटा, बीच में होगा, लिख लो। उदाहरण कैंची, कैंची देखे हो ना, बीच में फिक्स होता है, एक तरफ काटने वाला सामान होता है और दूसरा तरफ हाथ में, हाथ जहां लगा समझो वो क्या है, आयास, वो कहां है, तो आयास। जहां फिक्स होगा वो क्या होगा, आलंब, लिख लो। पिलास, साइकिल का ब्रेक, हैंडपंप, हैंडपंप भी वही होता है, एक तरफ वाशर खींचने वाला स्थान, ये फिक्स हुआ और यहां पे बल लगा रहे हैं, तो क्या हो गया, प्रथम प्रकार का उत्तोलक, लिख लो। प्रथम प्रकार का उत्तोलक मोस्ट इंपॉर्टेंट। यांत्रिक लाभ, एक से अधिक, बराबर या कम, एक से अधिक होगा। यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल प्रॉफिट, एक से अधिक होगा, बराबर होगा या कम होगा, कम भी हो सकता है। ठीक है बेटा, ठीक है ना।
प्रथम प्रकार का उत्तोलक। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आओ, भार बीच में होगा। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आ जाओ। द्वितीय, बस ये याद रखना तुम लोग, द्वितीय में क्या होगा, भार बीच में होगा, एक तरफ आलंब होगा और एक तरफ क्या होगा, आयास होगा। ये क्या होगा, और तुम लोग बताओ ना यार, कचरा ढोने वाली मशीन देखे हो ना, सिंपल सा उदाहरण हो गया कि नहीं हो गया। बीच में कचरा होता है, मतलब भार होता है, क्या होता है, बीच में भार होता है, और एक तरफ से उठाते हैं, जहां हाथ लगाते हैं आयास, जहां हाथ लगाते हैं आयास। हाथ जहां लगाया मनुष्य ने, समझो उसको आयास कहेंगे, और जहां भार लगेगा उसको भार कहेंगे, और जहां से वो काम कर रहा है, चल रहा है आसानी से, उसको आलंब कहेंगे। तो कचरा ढोने वाली मशीन क्या हो गई, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हो गई। लिख लो, सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन उदाहरण, और कचरा ढोने की गाड़ी। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आ जाओ। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आ जाओ। सिंपल क्या होगा, आयास बीच में लगेगा, एफर्ट बीच में लगेगा, और क्या हो जाएगा, एक तरफ क्या होगा, आलंब होगा, और एक तरफ क्या होगा, भार होगा। मतलब एफर्ट, आयास बीच में होगा। अब बताओ कहां पर आयास बीच में होता है, चाकू, बिल्कुल तराजू, बहुत बढ़िया। लिख लो, चिमटा, मनुष्य का हाथ, तुम हाथ कहना चाहते हो ना, मनुष्य का हाथ। जैसे हाथ देखो क्या हो गया, यहां पे क्या लगा है, हम यहां से बल लगा रहे हैं, क्या लग रहा है, यहां पे बल लगा है, यहां भार है, और क्या कर रहे हैं, यहां से हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तभी तो उठा रहे हैं। तो लिख लो, तृतीय प्रकार का उत्तोलक में आयास बीच में होगा, आलंब और भार किनारे पर होगा। लिख लो, चिमटा, चिमटा रोटी उठाते हो, देखो ना, रोटी बीच में पकड़ दो ना, चिमटा एक तरफ फिक्स होता है और एक तरफ रोटी होता है, बीच में हम दबाते हैं रोटी पकड़ने के लिए, देखो ना, है। तो ऐसी चीजें क्या हो जाएंगी, तृतीय प्रकार का उत्तोलक। लिख लो, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में थोड़ा छूटा है, यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ एक से अधिक होगा, क्या होगा, पूछा जाता है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कितना होता है, एक से अधिक। प्रथम प्रकार का एक से अधिक भी होगा, बराबर भी होगा, कम भी होगा। तीसरा लिखो, तृतीय उत्तोलक यांत्रिक लाभ एक से कम, एक से कम, एक से कम। कोई दिक्कत, तो तुम लोग बना लोगे बेटा। प्रथम प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक के बराबर भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है। द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, गाड़ी ढोने वाला मशीन, भार बीच में होगा, ठीक है ना। पहला में तो जान ही रहो, आलंब बीच में होगा, दूसरा में भार बीच में है, या तीसरा में आयास बीच में है, चिमटा। और इसका यांत्रिक लाभ एक से कम। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ एक से अधिक, एक से अधिक। ये हो गया है आपका, क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका क्या, उत्तोलक, सरल मशीन। क्या हो गया बेटा, अब आ जाइए सरल मशीन, अब समझ लीजिए। अब थोड़ा कार्य के बारे में जान ले, अब इसको कंप्लीट करते हैं। अब कल से हम लोग क्या तरंग के बारे में पढ़ेंगे और प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, और उसको कंप्लीट कर देंगे। कार्य कुछ नहीं है, कार्य वर्क, W बराबर F इंटू डी। लिख लो, तो बल लगाकर किसी वस्तु की दिशा में विस्थापन को क्या कहते हैं, कार्य। लिख लो, कार्य। किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा उस बल के द्वारा उस वस्तु में विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। समझ आया ना, यह एक अदिश राशि है, कार्य हो रहा है, किस दिशा में हो रहा है कोई मतलब नहीं है। इसका मात्रक क्या होता है, तुमसे बस यही पूछा जाएगा, मात्रक क्या होता है, जूल। और ऊर्जा का भी मात्रक हमने पढ़ा, जूल। कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, याद रखना है। F माने बल, और बल का मात्रक न्यूटन, अब विस्थापन मतलब मीटर, विस्थापन मतलब मीटर। ऊर्जा लिख लो, किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है, और ऊर्जा का भी मात्रक वही है, ऊर्जा एनर्जी, एनर्जी। कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा भी अदिश राशि है, ऊर्जा का भी मात्रक क्या है, जूल। इसका भी मात्रक क्या है बेटा, जूल। अब थोड़ा एक बातें आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा। कार्य करने की ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, क्या कहलाती है, कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं, अब कार्य जो कर रहे हो उससे, जैसे मेहनत करते हैं तो हमें और शक्ति मिलती है, जैसे जिम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है, हमारा शरीर और मजबूत हो रहा है। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर, लिख लो, कार्य करने से जो ऊर्जा मिलती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। लिख लो, और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा
का जोड़ ही क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहलाता है बेटा? यांत्रिक ऊर्जा। लिख लो। गतिज ऊर्जा जान लो, गतिज ऊर्जा याद रखना। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जान लो, मस्ट इंपॉर्टेंट, आपके परीक्षा में पूछा है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। पूछा है बेटा, आज से पूछा जाएगा किसी भी वस्तु के वेग में दुगुना परिवर्तन कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो दुगुना परिवर्तन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाफ mv, v के जगह क्या कर दिया गया? v/2v क्या कर दिया गया? तो 2 दूनी 4 क्या हो गया? यानी 4 गुना उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो गई? बढ़ गई। कितनी गुना बढ़ गई? 4 गुना। तो यही पूछा जाता है। काइनेटिक एनर्जी लिख लो, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। और स्थितिज ऊर्जा दूसरा क्या था इसमें? स्थितिज ऊर्जा mgh। mgh मतलब क्या कह रहा है? क्या कह रहा है इसका मतलब समझो। कुछ नहीं है, बस एक सिद्धांत है। मान लो कि कोई वस्तु यहां से ऊपर की तरफ फेंकी गई तो गतिज ऊर्जा धीरे 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 जैसे जैसे जाएगी ऊपर, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हो? एक बॉल तुम ऊपर फेंक रहे हो तो एक निश्चित ऊंचाई तक जाएगी और फिर उसके बाद क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने एक बल लगा के बॉल को फेंका तो बॉल तो बहुत तेज गया, धीरे 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 कमजोर होता गया। क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो अब गया एक बिंदु पर, अब एकदम क्या हो गया? इसकी गतिज ऊर्जा 0 हो गई। क्या हो गई बेटा? गतिज ऊर्जा एकदम इसकी 0 हो गई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? 0 हो गया। 0 हो गया मतलब क्या हो गया? m तो वही है लेकिन v क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। और 0 हो जाने के कारण 0 इंटू कुछ भी रखो 0, 0 इंटू कुछ भी रखो, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। लेकिन इसकी स्थितिज ऊर्जा देखो mgh, g 10 है और h मान लो इतनी ऊंचाई है। अब mgh की वैल्यू बढ़ गई। क्या हो गई? जितना ऊपर जाएगा उसके mgh की वैल्यू क्या हो गई? स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू बढ़ गई। क्या हो गई? लेकिन पृथ्वी के जितने नजदीक आएगा हाइट 0। क्या हो गया बेटा? हाइट। तो धरती के पास में हो तो स्थितिज ऊर्जा कम है और ऊपर हो तो स्थितिज ऊर्जा, हमारी स्थिति ज्यादा है ना, हमारी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कम है। और यहां से जैसे ही बढ़ते जाओगे गतिज ऊर्जा बढ़ती जाए और फिर ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होता जाएगा? गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। अब बहुत तेजी से तुमसे पूछा जाता है कि 5 किलोग्राम का, 10 किलोग्राम का और 15 किलोग्राम के भार का 3 गेंद एक साथ एक निश्चित ऊंचाई से धरती की तरफ छोड़ा जाता है, बताइए कौन सी गेंद धरती पर पहले आएगी? तीनों बराबर आएगी। लड़का समझ जाता है जो भारी होता है वही है, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो आपसे पूछा जाएगा तीनों एक साथ आएंगी। तो गतिज ऊर्जा समझ में आ गया, हाफ mv²। तुमसे यही पूछा जाएगा अगर वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो कुछ नहीं बेटा, हाफ m और v की जगह पे 2v रख दिया गया। 2v को जब स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 4v²। क्या हो जाएगा? m और 4v²। और सब तो यही है लेकिन 4 आगे चला गया। क्या चला गया? 4 आगे चला गया और हाफ mv²। हाफ यानी कि 4 गुना उसकी क्या हो गई? गतिज ऊर्जा बढ़ गई। क्या हो गई? लेकिन कह दे कि बताइए कि अगर उसके वेलोसिटी को हम 2 गुना कर दें तो बताइए अब प्राप्त गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो क्या होगी? v², हाफ m 2v², यानी कि हाफ m 4v²। 2 से 2 कट गया यानी कि 2mv²। कितना हो गया? 2mv। अब कितनी गतिज ऊर्जा है ये जब पूछे, कहेगा कि रिस्पेक्ट में बात करेगा कि बताइए अब गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई, तो गतिज ऊर्जा तो तुम्हें भी पता है कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला इतना जरूर होना चाहिए। अब काट नहीं सकते, अब काट नहीं सकते, यानी 4 गुना बढ़ गई। क्या हो गई? 4 गुना बढ़ गई। लेकिन कहे कि नहीं अब बताइए अगर वेलोसिटी अगर कर दिया गया तो प्राप्त गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा? तो यानी कि अब काट सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं? तो 2mv²। ये हो गया आपका, क्या हो गया? कार्य। कार्य वही शक्ति होता है, लिख लो शक्ति। शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अगला टॉपिक शक्ति। ऊर्जा समझ में आ गया? अब लिख लो शक्ति, पावर। शक्ति, पावर। तो पावर होता है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं बेटा? हम बस बोल दे रहे हैं W/T। W/T। शक्तिशाली आदमी किसी काम को कम समय में करेगा और कमजोर आदमी एक ही काम बल्टी लेके जाना है, शक्तिशाली आदमी 2 बल्टी एक बार उठा के चला जाएगा, यानी उसको कम समय लगा। क्या लगा? कम समय लगा। टाइम अधिक लगा यानी कि पावर कम लगा, तभी तो। लेकिन अगर टाइम कम लगा है तो पावर अधिक लगा है और टाइम अधिक लगा है तो पावर कम लगा है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो शक्ति बराबर क्या होता है? पावर बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। लिख लो, कार्य करने की दर, दर मतलब बट्टा में समय। दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और शक्ति का मात्रक होता है वाट। 1 अश्व शक्ति 746 वाट। मस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लेना। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1 किलो
1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1000 वाट। 1000 बल्ब बनाते हो ना, कहते हो कितना वाट का है, लिख लो। अभी जो G बराबर F बराबर G m1 m2 अपन r स्क्वायर लिखवाए थे गुरुत्वाकर्षण बल, तो G लिख लो, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान 6.67 इंटू 10 टू पावर -11, 6.67 G कैपिटल G न्यूटन वाले में इंटू 10 टू द पावर -11 लिख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, सेम, ठीक है। और स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी बताए तो ना क्या होता है, 9 स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसीलिए इसे देखो मीटर पर सेकंड गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, लिख लो। गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर अधिकतम होता है, पूछ सकता है, लिख लो। गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर इसका मान न्यूनतम होता है, पृथ्वी की गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। केपलर ने ग्रहों के संबंधी गति के नियम दिए, पूछा गया एक साल कि ग्रहों के गति संबंधित नियम किसने दिए हैं, केपलर ने, लिख लो। कुछ बस वैसे ही केपलर के गति संबंधी नियम है, ग्रहों के गति संबंधी नियम है, 3 नियम दिए गए हैं, कोई दिक्कत। पृथ्वी के तल के अति निकट चक्कर लगाने पर उपग्रह का कक्षीय चाल क्या होता है, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब आ जाओ कुछ और बातें, हो गया, हमने कार्य पढ़ लिया, बल पढ़ लिया, अब आ जाओ दाब, दाब प्रेशर, लिख लो बेटा। दाब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं बेटा, दाब। एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, एफ मतलब बल, क्या कहते हैं, दाब, क्या कहते हैं, दाब। इस पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, दाब। ये क्या महसूस कर रहा है, दाब। यही पूछा गया था पिछले बार के एनएमएस में, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब। अब दाब का मात्रक लिख लो। पृष्ठ पर लंबवत, लंबवत बल, ये देखो लंबवत लगाए ना एकदम लंबवत, जैसे कहा जाए कि एक कील पानी, एक कील पर अगर तुम्हें खड़ा करें तो तुरंत घुस जाएगा, लेकिन अगर एक कील का बना चप्पल अगर तुम्हें पहना दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। क्या हो गया, ऊंट, रेगिस्तान की जहाज ऊंट को क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऊंट का जो तलवा है पैर का वो चौड़ा है, क्या है, अब इसीलिए वो दौड़ता है। तुम चौड़ी गाड़ियों के, चौड़ी पहियों की गाड़ी बनाओ, रेगिस्तान में दौड़ाओ, थार दौड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लिख लो। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल, पास्कल लिख लो बेटा, मात्रक क्या होता है, पास्कल। और इसे भी निकाल लोगे, क्या हो जाएगा, न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति, वैसे मात्रक हो जाएगा, और वैसे क्या मात्रक है, पास्कल, लिख लो। उत्प्लवन बल सिद्धांत किसने दिया था, आर्किमिडीज, लिख लो। उत्प्लवन बल का सिद्धांत किसने दिया था, आर्किमिडीज साहब ने दिया था। उत्प्लवन बल का सिद्धांत क्या है समझ लो, लिख लेना, उत्प्लवन, उत्प्लवन बल क्या किया था, राजा साहब ने इनको दिया कि बता दो मेरे हाथी का वजन कितना है, अब नहीं बता पाए, गंगा और नदी में कूद गए और नदी से कूद के बाहर आ गए, तो धीरे धीरे बता दिया इतना पानी भरा है। अगर कोई वस्तु W द्रव्यमान का अगर इसके ऊपर है तो यानी कि जल का घनत्व वस्तु के घनत्व से अधिक है, यानी कि जल का घनत्व वस्तु के घनत्व से D ऑब्जेक्ट क्या है, ज्यादा है, क्या है बेटा, ज्यादा है। लेकिन अगर वो आंशिक रूप से डूब गई है तो क्या हो जाएगा, यानी कि बराबर है, क्या है, D ऑब्जेक्ट बराबर DW, D ऑब्जेक्ट बराबर। लेकिन अगर पूरी तरीके से वह वस्तु क्या हो गई है, डूब गई है पानी में, इसका मतलब है कि D ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन DW। घनत्व क्या होता है समझ लो, घनत्व बराबर, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा, द्रव्यमान बटा आयतन। इसी द्रव्यमान, इसी घनत्व के सिद्धांत पर ही बड़े बड़े शिप बनाए जाते हैं। उस शिप का कितना हिस्सा मुझे डुबाना है, कितना बड़ा है, कितना हिस्सा पानी में डुबाना है, ये सारे घनत्व के और आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही तैयार किए जाते हैं। लिख लो, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा, आपसे पूछा जाए कि क्यों ये कील डूब जाती है लेकिन उसी लोहे की बनी चद्दर नहीं डूबती है, क्यों, उसका घनत्व क्या हो गया, घनत्व तो वही है लेकिन एरिया क्या हो गया, बड़ा हो गया, एरिया क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब आइए, घनत्व, आयतन क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसी के आधार पर ही जहाज बता दिया जाता है। अगर लंबाई बड़ी है तो चौड़ाई क्या कर दो, नैरो कर दो, क्या कर दो, एकदम पतला कर दो उसकी चौड़ाई। जहाज के नीचे जितना ही जाओगे, जितना ही जाओगे, जहाज नीचे पतला होता जाता है, पतला होता जाता है, पतला होता जाता है।
कितना डुबाना, और कितना ऊंचाई का पानी डुबा। अब मान लो उसे महासागर में ले जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, खूब पानी में डुबाओ, लेकिन नदी में ले जाना है तो बहुत नहीं डुबा सकते, तो क्या किया जाता है, खूब पतला कर दो। क्या कर दो, तो क्या हो जाता है, अगर मान लो इसकी वैल्यू 1 ला देंगे, ऊंचाई की वैल्यू 1 ही कर देंगे तो कोई मतलब है, इसी के आधार पे। बड़ी बात है, शायद तुम्हें न समझ जाए, लेकिन जान लो जहाज को जो बनाया जाता है घनत्व के सिद्धांत पर ही बनाया जाता है। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। कोई दिक्कत, आर्किमिडीज का सिद्धांत समझ में आ गया। कोई वस्तु आंशिक पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबोई गई है तो वह अपने भार के बराबर वह जल को क्या करती है, विक्षेपित करती, हटाती है। समझ आ गया, तो वस्तु का जितना भार होगा हटाए गए द्रव के भार के बराबर ही वस्तु का भार होगा। आर्किमिडीज ने कहा जितना हाथी ने पानी हटाया है हाथी का भार उतना ही होगा। पानी को वजन कर लो, हाथी की वजन करने की जरूरत, ठीक है, आर्किमिडीज। ठीक है, अब अगले बार से हम लोग तरंगों को पढ़ेंगे। थैंक यू। तो बेटा अब ये समझ में आ गया सबको, सबको समझ में आ गया। हमने पढ़ लिया पूरा, गति क्यों हुई, गति से उत्पन्न जो भी चीजें थी, भौतिक चीजें सभी समझ लिया। गति उत्पन्न करने के बाह्य कारक क्या थे ये जान लिया, कार्य जान लिया, ऊर्जा जान लिया, शक्ति जान लिया, और ये क्या जान लिया, दाब को भी जान लिया। परीक्षा में इससे अन्यत्र नहीं आएगा, यही आएगा। अब हम आएंगे अगले वीडियो में, हम लोग तरंगों के बारे में जानेंगे, प्रकाश की जानेंगे, विद्युत की जानेंगे, और फिर हम